नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी एडवोकेट आपका अपने चैनल में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं बीएनएस पाल 2 कंटेंट को लेकर। और ये मेरा जो वीडियो है और ये कंटेंट आप जानते हैं कि लॉ से रिलेटेड कंटेंट मेरे होते हैं। सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक और लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो व्यक्ति विधि व्यवसाय से जुड़े हैं, अधिवक्ता समाज से हैं और जो लोग अधिवक्ता समाज में आने की तैयारी कर रहे हैं, माने जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो, और इंक्लूडिंग ऑल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे परीक्षार्थियों के लिए भी ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका बर्निंग टॉपिक से लेकर एक आप ये समझ लीजिए आज की डेट का सबसे बर्निंग टॉपिक आपका बीएनएस है। चर्चा का विषय है, चारों ओर चर्चा का विषय है और सभी लोग इस पर मंथन चिंतन कर रहे हैं। कई लोग इसके लाभ बताते हैं, कई लोग इसकी हानि बताते हैं, कई समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव बताते हैं, कई अनुकूल प्रभाव बताते हैं। तो इन सब के बीच में आप भी बैठकर जब समय मिले तो आत्म मंथन और चिंतन करिए, क्या वास्तव में सरकार के द्वारा ये लागू कानून क्या हमारे लिए हितकर है या हानिकारक है, या फिर वही कानून है, या फिर केवल और केवल सरकार ने यूं ही अपना परिवर्तित करके कानून एक दिखाया कि हाँ मैंने एक कानून परिवर्तित कर दिया। यानी कुछ भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने अपने विज़न आपके अलग अलग होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी एक सोच है इस कंटेंट के माध्यम से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आया है, ये एक अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश काल के समय के एक गुलामी की मानसिकता को दर्शाने वाले कानूनों के खात्मे के साथ में आया है, और उसमें भारतीयता की एक खुशबू है, एक महक है जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। देखिए 1860 के समय में हमारा देश आप जानते हैं सभी गुलाम था, और उस 1860 से पहले ज़रा आप चले जाइए, सबसे बड़ी क्रांति और सबसे बड़ा स्वाधीनता संग्राम आप सभी लोग जानते होंगे 1857 में हुआ था, और जिसके जनक थे मंगल पांडे, राइट। मंगल पांडे के 1897 के सबसे बड़े स्वाधीनता विद्रोह के बाद में तुरंत लॉ कमीशन बन गया है। और लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? लॉ कमीशन का चेयरमैन, जी हाँ, लॉर्ड मैकाले था। वही लॉर्ड मैकाले जिसने 1860 में आईपीसी बनाई थी। 1860 की आईपीसी ले लीजिए, उसके जस्ट एक साल बाद का 1861 का पुलिस रेगुलेशन एक्ट आप ले लीजिए, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट ले लीजिए। ये तीनों के तीनों कानून या अंग्रेजी हुकूमत के जितने भी कानून थे वो भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए नहीं थे, वो अंग्रेज़ों के लिए थे, उनके अपनी हुकूमत को फेवर करने के लिए थे। यानी जिसको चाहें वो दंड दे दे और जिसको चाहें वो छोड़ दें। आप खुद गौर फरमाइए और देखिए, मंथन करिए, चिंतन करिए मेरी इस बात का। क्या इससे पहले आज तक आपने कभी सुना उस दौरान किसी अंग्रेज को इसी कानून के माध्यम से सज़ा दी गई हो? और काला पानी के लिए और विभिन्न प्रकार की क्रूर सजाओं के लिए तो ये भारतीयों के लिए मशहूर था ये कानून। वीर सावरकर जैसे लोगों को कितनी सजाएं दी गई, और ना जाने कितने क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, कितनी से कितनी क्रूरतम भयावह सजाएं इसी कानून के माध्यम से दी। जरा गौर करिएगा और देखिएगा, सैंडर्स को कभी कोई सज़ा नहीं मिली, ठीक है, लेकिन मैंने जो बात बोली उस पर आप गौर करिए। ये कानून वस्तुतः ब्रिटिश हुकूमत के फेवर का कानून था। उन्होंने अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने ब्रिटिश हुकूमत के फेवर में ये कानून सारे बनाए थे, भारतीयों के लिए कानून नहीं थे। भारतीयों का तो उन्होंने एक दमनकारी प्रयोग इसमें शामिल करा था। तो खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। तो इस जो भारतीयता के कानून में जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें बात मैं करना चाहूँगा इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे भी मैं बात कर रहा था, तो उससे पहले 1872 में अपना इंडियन एविडेंस एक्ट बना था, और ये जो बीएसए आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, तो इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक, माने इस कानून में तकनीकी चीज़ों को शामिल किया गया है एज ए एविडेंस। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप, चैटिंग, ईमेल, सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें, और ये ई कोर्ट आप देखिए, ई कोर्ट की प्रोसीजर तो बहुत पहले से चल रहा था। अब आप देखिए कि ई कोर्ट पूरे भारतवर्ष में जुड़ गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में एक अलग है,
उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारी ई कोर्ट एक दूसरे से जुड़ी है। माने आप अपने घर पर बैठे बैठे केरल में कौन सा डिसीजन हुआ, केरल के किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिसीजन हुआ, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिसीजन हुआ, कौन सा आदेश हुआ, वो आप ई कोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ये बहुत ही सुगमता वाला एक आपका कार्य इस कानून के माध्यम से हुआ। उसके बाद आप देखिए ई प्रिजन आया। ई प्रिजन का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी जेलें हैं भारतवर्ष की जितनी भी जेलें हैं उनको एक साथ पूरा मर्ज कर लिया गया, जोड़ लिया गया। माने अगर महाराष्ट्र में कोई अपराधी है और उसको पुलिस ढूंढ रही है और वो उत्तर प्रदेश में शरण लिए हुए है, छुपे हुए है, और उसको उत्तर प्रदेश में किसी अपराध के तहत पकड़ लिया गया, तो उत्तर प्रदेश में वो मान लीजिए लखनऊ की किसी जेल में है, तो लखनऊ की किसी भी जेल में वो अगर होगा तो जितने भी जेलर हैं भारतवर्ष के वो सब कनेक्टेड होंगे। और मान लीजिए महाराष्ट्र की पुलिस ने देखना चाहा कि कहाँ हैं, और महाराष्ट्र का वो अपने साइट में गए, देखा, खोला उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो वो वहाँ पर मिल गया। और यहाँ तक कि सारे अपराधियों का रिकॉर्ड कितने टाइम से कितने टाइम तक जेल में है, क्या रिकॉर्ड है, क्या कदकाठी है, क्या हुलिया है। माने कुल मिला के पुलिस के लिए भी बहुत ही ये आसान होगा और बहुत सारे लोगों के लिए आसान होगा। उसके बाद में आपका क्या हो गया, ई कोर्ट हो गया, ई प्रिजन हो गया। उसके बाद ई प्रोसिक्यूशन। ई प्रोसिक्यूशन देखिए, ध्यान से देखिए, ई प्रोसिक्यूशन यानी सारा इलेक्ट्रॉनिक आपका डाटा, सारे गवाह और सारी चीज़ें सरकारी वकीलों की, अधिवक्ताओं की, सब इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन दर्ज हो गया। यानी कोई गवाह भी मुकर नहीं सकता कि पिछली डेट पे क्या बयान दिया था, नहीं ये बयान था। कोई वकील साहब अगर फ़ाइल नहीं ला रहे है तो वो जज साहब से ये नहीं कह सकते भाई फ़ाइल मैं भूल गया हूँ, आगे की डेट दे दीजिए। नहीं, उसमें सब रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ई फोरेंसिक। ई फोरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा गौर करिएगा, देखिएगा। देखिए ई फोरेंसिक का मतलब हुआ कि एक, देखिए सबसे पहले ई फोरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिसमें हमको परिस्थिति जन साक्ष्य के अलावा करने होते हैं, तो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक फोरेंसिक लैब अलग होती है। लेकिन अब सारी फोरेंसिक लैब को ई फोरेंसिक बना दिया गया। माने आप समझ लीजिए कि कोई भी भारतवर्ष में, जैसे मान लीजिए साउथ में कोई भी ज़िला है, केरल ले लीजिए या और कोई ले लीजिए, वहाँ पर भी अगर मान लीजिए कोई भी फोरेंसिक चीज़ है जो भारत के किसी भी और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है या किसी केस से संबंधित है। और फोरेंसिक में तो आप जानते ही क्या होता है, डीएनए का मिलान वगैरह, ब्लड सैंपल, और वेपन्स कहाँ के वेपन्स हैं और उस वेपन्स पर किसके जो है हाथ के निशान, बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारा मैटर होता है। तो ई फोरेंसिक भी पूरा एक हो गया है, पूरा मर्ज हो गया है, सब उसमें देख सकते हैं। और ई फोरेंसिक को तो वास्तव में जो है एक इतना ज़्यादा उसका लाभ है, न्याय पाने में सुगमता है, उसको एविडेंस को कलेक्ट करने में, कि मंगाने में, ले जाने में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये जो ऑनलाइन इस सरकार में किया गया है। तो आप वास्तव में जितनी देर बाद इसको भारतवासी जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, जागरूक होंगे, उतना भूरी भूरी उसकी कानून की प्रशंसा करेंगे। आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, इससे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इससे पहले वाले कंटेंट में, कि अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में है और उसके साथ में कोई घटना हो जाती है तो वो उत्तर प्रदेश का मूल रूप से निवासी है, तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में अपने घर पर बैठ के अपने लैपटॉप से ऑनलाइन वो शिकायत दर्ज कर सकता है वहाँ पे। और ये तो आप जानते ही हैं, मैंने अपने इससे पिछले वाले कंटेंट में बताया भी है। अगर कोई भाई बंधु ना देख पाया हो तो उठा के देख लीजिएगा कि सारी चीज़ों की लिमिटेशंस और समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पुलिस की एफआईआर करने की, पुलिस की जांच करने की, अन्वेषण करने की, कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल करने की, यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा किसी मुकदमे में फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद में ऑर्डर करने की भी एक समय सीमा को निर्धारित कर दिया गया। ज़रा गौर फरमाइएगा आप जो अधिवक्ता समाज से जुड़े हुए हैं। भाई इससे पहले होता यह था कि बहुत बार जो है अंतिम बहस हो जाती थी, और अंतिम बहस के बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद में लगभग 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने का वक्त बीत जाता था। देखिए पक्ष और विपक्ष की बहस सुनने के बाद में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बहस सुनने के बाद में, भाई जज साहब भी तो एक इंसान के रूप में होते हैं। वो 6 महीने का उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, वो तो उनको याद नहीं रहता है ना। तो इसलिए इसमें भी बहुत सुगमता मिलेगी। उन्होंने एक क्राइटेरिया जो बना दिया है
45 दिन का इसमें उनको आदेश करना है, तो इससे उनको भी याद रहेगा और अच्छे निर्णय आ सकेंगे, सुगमतापूर्वक निर्णय आ सकेंगे। और यही उद्देश्य भी वास्तव में धीरे धीरे ये बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है ये कानून। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी है, जहाँ इसके कई फ़ायदे हैं और वहाँ पर उसके अलावा भी उसमें कोई दोष भी हैं। देखिए, दोष सबसे ज़्यादा तो ये रहे इसमें कि बीएनएस में देखिए झूठी गवाही को लेकर के कोई गंभीर अपराध में देखिए उसको नहीं रखा गया है। और ये मुझे बहुत ही बेहद अफ़सोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि झूठे हलफनामे, झूठी गवाही, पुलिस के द्वारा झूठी जांच, झूठे यहाँ तक कि जज के द्वारा फैसले भी कर दिए जाते हैं, झूठी वरासत करवाना, झूठे आईडी कार्ड बनवाना, झूठे वोटर आईडी कार्ड बनवाने, झूठे आधार कार्ड बनवाना, झूठे हलफनामे का दाखिल करना, ये सारे के सारे अगर जिस दिन बंद हो जाएं और इस संविधान में जैसा कि होता भी आया है, जब संशोधन होगा, और मैं चाहूँगा भी, मेरी ये बात अगर मान लीजिए सरकार तक पहुँच जाए, तो मैं वास्तव में चाहता हूँ कि संशोधन के माध्यम से इसमें झूठी जो गवाही है, झूठे बयान और झूठी, इन सब पर बहुत तगड़ा शिकंजा कसने के बाद में 10 साल की कठोर सज़ा रखी जाए। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन 50% तो अपराध वैसे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 50% आप देखें तो जो पेंडेंसीज चल रही है भारतवर्ष में केसों की, तो आप देखिए झूठे मुकदमे दर्ज कराना, जैसे मान लीजिए कोई SC ST का मुकदमा है झूठा, आप जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा झूठे दर्ज हैं। बलात्कार का मुकदमा है, दोनों लोगों की रजामंदी से चल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ हो गया गड़बड़ तो उसी को बलात्कार शादी का झांसा दे के बता दिया गया, तो बलात्कार के भी झूठे मुकदमे। और महिला से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें ख़ास तौर से शादी से संबंधित दहेज कानूनों का, है ना, आप सभी लोग जानते होंगे कितना दुरुपयोग होता होगा। तो ये बात मेरी बहुत गंभीरतापूर्वक अगर आप समझें और देखें कि अगर इन चीज़ों पर अगर अंकुश लग जाता है तो 50% तो मुकदमे पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी हुआ, इसमें गौर करिएगा कि एक आम आदमी के लिए, तो जैसे मान लीजिए कोई अपराध उसने कारित कर दिया, तो पुलिस क्या है उसको पकड़ के ले गई, ठीक है, उसके 2-4 शक्ति का प्रयोग किया, डंडे लगाए और उसने उगल दिया। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब इन द सेंस आप ये समझ लीजिए कि जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, पॉलिटिकल पावर जिनके पास में अथाह है, उनको तो पुलिस छूने से भी डरती है, जाने से भी डरती है, सर 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 कहा करती है। और इसमें नौकरशाह भी शामिल हो गए, बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हो गए। तो इनके लिए कैसे इनके द्वारा कारित किसी अपराध की सज़ा इनको मिले, तो इसमें भी कोई कानून बीएनएस में नहीं है। और जबकि होना क्या चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को ब्रेन मैपिंग का टेस्ट बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि उनके झूठ को पकड़ा जा सके और उनको भी सज़ा दी जा सके। मैं सरकार से गुजारिश यही करना चाहता हूँ, मेरा आग्रह भी यही है कि ऐसे कानून में, बीएनएस जैसे कानून में जो सरकार ने एक अच्छा सा कदम उठाया है, इसमें सफ़ेद पोशों के लिए और बड़े बड़े नौकरशाहों के लिए भी सज़ा दिलवाने के लिए, जिन हथकंडों से वो बच जाते हैं, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे सजा। और इस नार्को टेस्ट की जो भी पूरा सेटअप है वो हर जनपद में होना चाहिए, हर जनपद में नार्को टेस्ट का सेटअप होना चाहिए। और इस नार्को टेस्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया ये बना है उसमें कि कहीं भी प्रावधान करके उसको वहाँ पे समाहित कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये जो संहिता बनी हुई है, बीएनएस बना हुआ है, इसमें ऐसे ही और भी सारे कई कानून हैं। जैसे आतंकवाद के लिए अलग कानून है, अलगाववाद के लिए अलग कानून है, माओवाद के लिए अलग कानून है, रेलवे के लिए अलग कानून है, ऐसे ना जाने कितने ही कानून हैं। एक मकड़जाल जैसा है इन कानूनों का। और मैं ये चाहता हूँ कि इन मकड़जालों को समाप्त करके सरकार ने जो ये कदम उठाया उसमें एक संहिता एक देश, या एक देश एक संहिता, ऐसा कुछ हो। एक किताब होगी और ज़्यादा किताबें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, ना जज साहब को पढ़नी पड़ेंगी, ना वकील साहब को पढ़नी पड़ेंगी। तो सुगमता से एक जो निर्णय है वो आएगा। और इसी दिशा में शायद ये कदम भी है बीएनएस का। मुझे याद आ रहा है कि गृह मंत्री जी ने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इन 3 कानूनों के माध्यम से लगभग एक मुकदमे में
हर कीमत पर एट एनी कॉस्ट 3 साल तक फैसला आ ही जाना चाहिए। अगर उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और वास्तव में ये अगर हो भी जाता है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होगा, ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर होता है तो आप ये सोचिए कि कितनी पेंडेंसीज कम होंगी और आदमी का न्यायालय में जो है विश्वास एक बढ़ेगा। तो आशा है मुझे बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे विचार समझे होंगे उसमें, और कंटेंट में कुछ चीज़ें जो मैंने बताई आपको इलेक्ट्रॉनिक ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं कुछ जानकारी जो मैंने इसमें आपको दी वो लाभप्रद सिद्ध हुई होगी, और इसको आप देख भी सकते हैं, सारा आपके नेट पर सामने है। और आगे भी इसके कई पार्ट मैं बनाऊंगा और बीएनएस को बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ख़ास तौर से किसी कंपटीशन की, और जो ला स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो हमारे वकील साहब लोग हैं वो तो सब लगभग जानते ही हैं, लेकिन उनमें से भी कोई अगर मान लीजिए बुक नहीं देखा है जिन्होंने, और वो अगर हल्का सा कंटेंट देख लेते तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान बाबा साहब।